हमें कुछ न कुछ तो ढूंढना ही होगा। ओह, आखिरकार मिल ही गया। हमने वेल के एक पुराने शिकारी के घर में पूरा दिन बिता दिया, मगर काम लायक कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार एक सिग्नल मिला। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? पता नहीं, यहाँ कुछ भी कड़ा हो सकता है। ओह, ये तो डैड का लंच बॉक्स है। यहाँ कैसे आ गया? अच्छा मजाक है। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं। हमने इस बेसमेंट का चप्पा चप्पा छान मारा और सिर्फ वहीं अच्छे सिग्नल मिले थे। बस अब और नहीं करना है, हो गया। अब और खुदाई नहीं करनी है। चलो सफाई कर दे, वो अभी बहुत परेशान है। भले ही उनकी बातें मुझे बड़ी अटपटी सी लगती है, मगर जब भी रिक का अंदाजा सही होता है हम पैसा कमाते हैं और वो बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। लेकिन अंदाजा गलत निकलने पर उन्हें बहुत बुरा लगता है और मुझे उनके लिए बुरा लगता है। 19वीं सदी में जब यहाँ वेल उद्योग अपने चरम पर था, तब न्यू बेडफोर्ड दुनिया का सबसे अमीर शहर था। यह एक पुराना घर है, बिल्कुल अनछुआ, मगर समझ में नहीं आता यहाँ कुछ क्यों नहीं मिला। मैक्स, देखिए अभी मिली या नहीं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला। मुझे तो लगा था कि जरूर कुछ मिलेगा। लगा तो मुझे भी था, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ रहा है। मुझे लगा था कि मेरी रिसर्च पुख्ता है, लेकिन ये इस घर के मालिकों के नाम है क्या? बड़ी से बड़ी नाकामी के बाद भी मैं अपनी आंखें हमेशा खुली रखता हूँ। आपके पास बेडफोर्ड के इलाके का भी ऐसा कुछ है? हाँ, मेरे पास कुछ नक्शे हैं, मैं अभी ले आता हूँ। मुझे कई बड़े अहम सुराग पुराने नक्शों से ही मिले हैं। उन्हें एक नजर देखने पर ही जितनी जानकारी मिल जाती है वो हफ्ते भर की रिसर्च से भी नहीं मिलती। तो ये सन 1858 के आसपास इस इलाके में रहने वाले सभी घर मालिकों और कैप्टन के नाम हैं। हाँ वही है। कभी हार मत मानो, कोई नहीं जानता कि कब कहाँ एक नया सुराग मिल जाए। हर जगह एक मौका जरूर होता है। अगर ध्यान से देखें तो मैं आपको इसके $100 दे सकता हूँ। ठीक है, ये लीजिए $100। अब अपनी टीम को तैयार करने का वक्त है। क्या चल रहा है? मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ हनी। क्या ये? एक नक्शा। आप अंदर गए थे और उनके घर में भी शॉपिंग करने लगे? नहीं नहीं, वो भी मेरी तरह नक्शे जमा करते हैं, इसलिए। रिक ये नक्शा कितने में खरीदा है? तुम उसकी फिक्र मत करो। चलो बच्चों, तैयारी करो। कल का दिन बहुत बुरा रहा, मगर हमें एक नक्शा जरूर मिला। जिस नक्शे को खरीदने पर तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब देख लेना उसी के सहारे हम पैसे कमाएंगे। कल का दिन हमारे लिए बहुत बुरा था, लेकिन न्यू बेडफोर्ड से इतनी आसानी से मैं जाने नहीं वाला। हमें यहाँ से बड़ी कमाई करनी है। इस नक्शे से पता लग रहा है कि सबसे अमीर वेलिंग कैप्टन्स ने इस शहर के बाहर अपनी जागीर खड़ी की थी। बड़ी जागीर का मतलब है वहाँ काफी चीजें गड़ी होंगी और हमें उन्हें ढूंढने के मौके भी ज्यादा मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि शहर के बाहर एक बड़ी जायदाद थी कैप्टन ब्लेन रिचर्ड्स की, और मैं उसी जगह से शुरुआत करना चाहता हूँ। ये नक्शा 150 साल पुराना है। इस पे किसी सड़क का नाम भी नहीं लिखा है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? भले ही नक्शे पर सड़कों के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर तुम उस आज के नक्शे के साथ मिलाकर देखो तो उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। हम जमीन पर खुदाई करने क्यों जा रहे हैं? हम समंदर में क्यों नहीं जाते? सिविल वॉर के दौरान सरकार ने इस इलाके में कई जहाजों को जब्त कर लिया था। फिर उन्हें चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना ले जाया गया और वहाँ बंदरगाह के करीब डुबो दिया गया। तो उन लोगों को मालूम था कि उनके जहाज उनसे छीन लिए जाएंगे, इसीलिए खाली कर देना चाहिए। हाँ, उन्होंने यही किया भी। चार्ल्सटन के जहाजों को वो स्टोन फ्लीट कहते थे क्योंकि उन्हें डुबा दिया गया था। आपको लगता है कि उन्होंने अपने जहाज पर से सारा सामान लेकर अपने घर में रख दिया था? हाँ बिल्कुल लगता है। अच्छा, मगर 150 साल पहले उनके घरों में गोदाम थे क्या? यही वजह है कि शादी के 15 साल बाद भी मुझे रिक से इतना प्यार है। बुरे से बुरे हालात में भी वो काम लायक मौके ढूंढ लेते हैं। तो मुझे कैप्टन रिचर्ड की जायदाद के ज्यादा से ज्यादा करीब ले चलो। अब आप मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं? इस बार मजे ले लो निक। अब आज के नक्शे के साथ पुराने नक्शे की तुलना करके अपना ARC तय करेंगे। कैप्टन रिचर्ड्स की जागीर को काफी पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया था। अब उस जगह पर एक की बजाय 22 घर हैं। यहाँ से दाएं मुड़ जाइए और फिर हम सीधे कैप्टन की जागीर में पहुँच जाएंगे। अगर मैं इतना अमीर कैप्टन होता तो मैं अपना घर किसी ऊंची जगह पर बनाता, इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं घर घर जाकर पूछता हूँ, शुरुआत यहाँ से करता हूँ। तुम लोग यही इंतजार करो। गुड लक। हाय। हाय जी, कहिए। हाँ मैम, मेरा नाम रिक सैवेज है।
मेरी एक कंपनी है अमेरिकन सैवेज। हम आर्टिफैक्ट रिकवरी का काम करते हैं और मुझे लग रहा है कि आपके घर के अहाते में हमें वेलों के शिकार के जमाने के कुछ बड़े कीमती आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब आप हमारे अहाते में खुदाई करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। उसमें मेरा क्या फायदा है? मैं उन चीजों को बेचूंगा। हम 80-20 का बंटवारा करेंगे, तो अगर आपको मंजूर हो तो बताइए। हम यहाँ डायनामाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डायनामाइट? एक मजाक मिनट। किया, मजाक किया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप तैयार हैं? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। डैड तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हम यहाँ खुदाई करने वाले हैं। क्या हुआ? क्या? हम जो करने आए थे वो करेंगे। साफ साफ बताइए, हुआ क्या? कहा ना, खुदाई करेंगे एक दिन, कोई नुकसान नहीं। 80-20 का हिस्सा। चलो जल्दी करो, तुम लोग ठीक से खुश भी नहीं होने देते। ये घर काफी बड़ा है। कल के नुकसान की भरपाई के लिए हमारे पास सिर्फ एक दिन है। हमें कामयाब होना ही होगा। जी सुनो, क्या हुआ? यहाँ आओ, अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं। चलो खुदाई करते हैं। ये क्या है? इसमें एक हैंडल भी लगा है। जानते हो ये क्या है? तुम भी ना, मुझे पता होता तो तुमसे थोड़ी पूछता। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक ऑयल लैंप है। ये देखो, यहाँ इसके अंदर तेल डालते थे और फिर से जलाते थे। 19वीं सदी के उस दौर में तेल नहीं मिलता था, इसलिए वो विशाल वेलों को मारने के बाद उनके शरीर से तेल निकाल लेते थे। वो वेल की चर्बी पिघला लेते थे और फिर कई तरह से उसका इस्तेमाल करते थे। वो आज के तेल जैसा ही था, मगर 200 साल पहले। अजीब बात है, मैं खुदाई करते वक्त जितना कुछ सीख रहा हूँ उतना तो मैंने अपनी पिछली 5 नौकरियों में भी नहीं सीखा, और अब ये बातें मुझे मेरा बड़ा भाई सिखा रहा है। अच्छा बताओ, ऐसी चीज कितने में बिकेगी? करीब $100 में। सुनो बच्चों, तुम लोगों को कुछ मिला क्या? कोई कीमती चीज तो नहीं मिली। हाँ, हमें ये एक ऑयल लैंप जरूर मिला है। सही है। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारी शुरुआत वाकई बहुत अच्छी है। हमारे मेटल डिटेक्टर सिर्फ 2 फुट नीचे तक की चीजों का ही पता लगा सकते हैं, मगर हमें और गहराई में देखना होगा। ये ऑयल लैंप तो एक आम घरेलू चीज है। इससे ये तो साबित हो गया है कि कैप्टन रिचर्ड का घर यहीं पर था और अभी यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। हमारा जीपीआर करीब 5 मीटर नीचे तक देख सकता है। वो जमीन के नीचे माइक्रोवेव रेडियो पल्स भेजता है और वहाँ से वापस आने वाले सिग्नलों को पढ़ता है। इससे पता लगता है कि कोई चीज कितनी बड़ी है और कितनी गहराई में गड़ी है। कुछ मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। कुछ है? कुछ है? कुछ है क्या? हाँ? कुछ भी नहीं। हमें यहाँ उन चीजों को ढूंढने में जितना वक्त लग रहा है, हमारा खर्च भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। कुछ मिला? पत्थर लग रहे हैं। ढूंढते रहो। हाँ, यहाँ कुछ है। क्या है यहाँ? एक सिग्नल मिला है। कहाँ पर है? यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, निशान लगाओ। सिग्नल करीब 5 फुट दूर मिल रहा है, करीब यहाँ से यहाँ तक। कोई चीज करीब 6 फुट नीचे है। मेरे ख्याल से अब हमें भारी मशीनें मंगवानी पड़ेंगी। अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो वो है भारी मशीनें, मगर अपनी बीवी रीटा से उसके किराए के पैसे देने की बात कहने में डर लगता है। हमें करीब 6 फुट के दायरे में खुदाई करनी है। समय के लिहाज से अच्छा तो ये होगा कि हम एक छोटा बैकहो मंगवा लें, जिससे 15 मिनट में ही खुदाई हो जाएगी। खर्च कितना आएगा मालूम है? ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल है कि कब रिक का भरोसा करें और कब उन्हें रोके। बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम पैसे नहीं कमा पाए तो जवाब भी मुझे ही देने पड़ेंगे। रीटा, करीब घंटे भर में बैकहो यहाँ पहुँच सकता है और अगले 1 घंटे में हम यहाँ खुदाई करके देख लेंगे कि यहाँ जमीन के नीचे क्या है। हमारा काम 12 घंटों की बजाय 2 घंटे में हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 1 दिन है और कल हमें काफी नुकसान हो चुका है। यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर है। चलो अब बताओ क्या करना है, बोलो। जो जरूरी है वो करो, मंगवा लो वो मशीन। मैं तो यही मानती हूँ कि मर्द भी बड़े बच्चों जैसे होते हैं और कभी कभी उन्हें उनके पसंदीदा खिलौनों से खेलने देना चाहिए। मैं उसे न्यू बेडफोर्ड का ये पता बता देता हूँ। अगर आप खुदाई करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि आपको अपने काम के उपकरण कहाँ से मिल सकते हैं। मैंने भी खुदाई के सामान किराए पर देने वाली एक स्थानीय दुकान से एक बैकहो मंगवा लिया है। जी, चलो शुरू करते हैं। भारी मशीनों से काम करने से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं होता। जीपीआर ने करीब 6 फुट नीचे कुछ देखा है और हम बैको से करीब 5 फुट गहरा गड्ढा खोदने वाले हैं। 18 men on a dead man's chest, yo ho ho and a bottle of rum। बैको से 5 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद हम अपने फावड़ों से पूरी सावधानी के साथ और गहरी खुदाई करेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। ये सही है, बढ़िया, बहुत खूब है। जी जी, हमने करीब 4.5 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया है। ये बिल्कुल सही है। क्या बात है। चलो स्कैन करो, देखते हैं कैप्टन रिचर्ड्स ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। शायद यहाँ पर कुछ है।
वाह शाबाश बेटे। आजकल तो मैं खुदाई का काम ही ज्यादा कर रहा हूँ, मगर मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। हमें अपने जीपीआर में अभी तक का सबसे अच्छा सिग्नल यहीं से मिला है। देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलता है। ये देखिए यहाँ कुछ है। एक मिनट आराम से देखो तो सही क्या मिला है। ये तो एक पाइप लग रहा है। हाँ दिख रहा है। मगर ये नाली का पाइप नहीं है, काफी पतला है ये, इसे तोड़ना मत। ये तो हिल भी नहीं रहा। अब मेरी समझ में आया, ये उस चीज का हिस्सा है तो इसमें एक लूप भी है। ये जो भी है जमीन के अंदर फंसा हुआ है। कई बार हमें अक्ल से काम लेना पड़ता है। हाँ बांध दिया है। तैयार? हाँ चलो आराम धीरे से धीरे खींचो उठाओ। जी, मैं नहीं चाहता कि ये टूट जाए। एक तरफ तो इस बैकहो ने हमारी घंटों की मेहनत बचा दी है, लेकिन इससे खतरा इस बात का है कि कहीं वो चीज टूट न जाए जिसे वो खींच रहा है। बस बस निकल गया। हमसे गिर जाएगा। मगर ये है क्या? ओ, हमारी मेहनत आखिरकार सफल हुई। ये तो लंगर है। हाँ, मालूम है ये क्या चीज है? लंगर है और क्या। ये कोई मामूली लंगर नहीं है बेटा, ये रॉजर्स का लंगर है। 19वीं सदी की शुरुआत से मध्य तक का। रॉजर्स के लंगर में ब्लेड इस तरह से बनाया गया था कि वो समंदर के तल को पकड़ ले। एक अच्छी तरह से गड्ढे को देख लो जी, उसकी मदद करो। इस जगह पर लंगर मिलने का मतलब है कि कैप्टन रिचर्ड्स ने अपने एक जहाज को खाली कर दिया था ताकि उसे जब्त न किया जाए। ये लंगर शायद सामान के बड़े ढेर का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन अपना सामान छिपाने के लिए उन्होंने अलग अलग गड्ढे क्यों किए थे? कुछ और मिला क्या? ओह, यहाँ से जबरदस्त सिग्नल मिल रहे हैं। यहाँ से? ये मशीन बता रही है कि वो 3 या 4 इंच अंदर है। ओह, ये क्या, एक और ऑयल लैंप? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। जानते हो ये क्या है? ये पीतल या कांसे का है। खोदते रहो खोदते रहो। पीतल समंदर में इस्तेमाल के लिए अच्छी धातु थी, क्योंकि पीतल खारे पानी में खराब नहीं होता। ये समंदर की चीज है। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? पता नहीं। मालूम है क्या है ये? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। क्या ये प्रोपेलर है? पहले तो लगा था कि यहाँ से एक रॉकेट निकल रहा है। ओह, ये तो एक और भाग है। ये आखिर है क्या? मुझे नहीं मालूम। आराम से बेटा, जो कुछ भी है टूटना नहीं चाहिए। क्या भला है ये? ये क्या है? इससे वाटर मीटर भी जुड़ा है। मुझे तो पुराने कंपास जैसा लग रहा है। पता है ये क्या है? पता है, ये एक ठीक है, अब समझ में आया। ये सभी एक ही मशीन के पुर्जे हैं। इसे कहते हैं वॉकर रॉकेट। ये एक नॉटिकल स्पीडोमीटर है। सिविल वॉर के जमाने में ये जहाजों के लिए एक आला दर्जे की टेक्नोलॉजी थी और काफी महंगी थी। रिचर्ड ने इसे भी जहाज से हटा लिया था ताकि उसे जब्त ना किया जाए। इसे पानी में डाल देते थे और जहाज के पीछे बांध कर खींचते थे। ये काउंटर बैलेंस की तरह काम करता था और फिर लोग इसके डायल को पढ़ते थे। इससे पता लग जाता था कि उस वक्त जहाज की रफ्तार क्या है। अब ये खुदाई कामयाब हो रही है। हमें यहाँ से कई अच्छी चीजें मिली हैं। इन्हें कोई भी कलेक्टर आसानी से खरीद लेगा। गड्ढे को स्कैन करो, देखो अंदर कुछ और तो नहीं है। ओह, कोई और सिग्नल मिला हाँ, क्या? यहाँ इस तरफ कुछ है। पता नहीं क्या है, मगर यहाँ पर कुछ है। ये काफी लंबा है। ये आखिर है क्या? ये क्या है? ये एक पुराना बर्छा या हुक जैसी कोई चीज है क्या? एक मिनट निक, जरा इसे देखो हनी। ये देखिए एक और मिला। वाह क्या बात है! बूम बेबी! ये चीज सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चीज है। ये एक किलिंग लैंस है और ये है एक हार्पून। इससे एक 5 फुट लंबा डंडा जुड़ा रहता था और इससे एक रस्सी जुड़ी रहती थी। इसे वो भाले की तरह फेंकते थे। वो वेल में इसे धंसा देते थे और फिर वेल को अपना जहाज खींचने के लिए छोड़ देते थे। जब वो थक जाती तब वो इस किलिंग लैंस का इस्तेमाल करते थे। इसमें करीब 6 मीटर लंबा डंडा लगा रहता था। वो इससे वेल के फ्लो होल के ज्यादा से ज्यादा करीब पार करने की कोशिश करते थे। रिचर्ड्स के इस घर के अहाते से हमें वेलों के शिकार से जुड़ी काफी चीजें मिली हैं। उन्होंने इन्हें अच्छी तरह से छिपा रखा था, मगर हमने ढूंढ निकाला। फिर से सैवेज थियरी सही साबित हुई। अब तो कहोगे ना कि मैंने ये एक्सकवेटर मंगा कर अच्छा किया। जब मेरे हाथ में किलिंग लैंस और हार्पून हो तो मेरे आसपास रहना भी खतरे से खाली सही नहीं। कहा। मैंने अपनी एक पुरानी जानकार से बात की है जो वेलों के शिकार से जुड़े सामान की इस इलाके में एक बड़ी डीलर है।
और इस तरह की चीजों को बेचने के लिए मुझे इस गोदी से अच्छी जगह भला कहाँ मिलती, इसलिए मैंने उन्हें यहीं बुलाया है। हेलो रिक, क्या हाल तक है? आप मुझे भूली नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी हैं आप? बस ठीक है। अगर आप कहें तो मैं आपको वो सामान भी दिखा दूं। दिखाओ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ही सौदा पड़ जाए। अच्छा। तो यही सोच कर ओह, मैंने तुम तो एक असली लंगर लाए हो। ये तो वाकई कमाल की चीज है। अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। क्या ये बत्ती जली कि नहीं? बेटी लैम्प, बहुत समय से ऐसी चीज नहीं देखी। बहुत अच्छी हालत में है। और अब जो चीज मैं दिखाने वाला हूँ उसके बारे में मैंने सुना तो था मगर देखा नहीं था। ओह, बहुत बढ़िया। वॉकर रॉकेट, इससे ही उस जमाने में रफ्तार मापी जाती थी। ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। कैप्टन रिचर्ड्स बड़ी ऊंची सोच वाले इंसान थे और उन्होंने शायद अपने जहाज को भी उस जमाने के दूसरे जहाजों के मुकाबले ज्यादा आधुनिक बना रखा था। अब मैं आपको जो चीजें दिखाने जा रहा हूँ वो व्हेल के शिकार की कहानी बयां करते हैं। अरे वाह, ये तो मेसी टॉगल हार्पून है। यहाँ ये छोटा सा सुराख देख रहे हो? यहाँ लकड़ी की एक पिन भी है जो अंदर जाकर इसे बंद कर देती थी और उससे व्हेल की आंत का टुकड़ा बाहर आ जाता था। अरे वाह वाह, ये लेंस तो कमाल का है। ये गजब की खोज है। इसी से वो व्हेल की जान लेते थे। कोई कितना भी बहादुर क्यों न हो, पर इस चीज से किसी व्हेल पर वार करने के लिए वाकई फौलाद का जिगर इसका चाहिए। असली मकसद ये था कि व्हेल के फेफड़ों में खून भरने लगे और उसके शरीर से खून निकलकर चारों ओर बिखरने लगे। ये तो वाकई गजब का हथियार था। चलिए अब आगे की बात। सबसे मुश्किल बात नहीं, हाँ। सबसे अच्छी बात हाँ, हाँ, है। हाँ। चलिए मैं ही वो बात शुरू कर देता हूँ। मुझे इन सभी बेशकीमती चीजों के लिए $8,000 चाहिए। आहा, तुम तो कुछ ज्यादा ही मुंह फाड़ रहे हो रिक। ये मत भूलो कि ये व्हेल के शिकारियों का पुराना शहर है। यहाँ लोगों के पास ऐसी चीजें हैं। 5.5 कैसा रहेगा? 5,500? इतने में तो मेरी जान निकलने लगेगी। चलिए थोड़ा बेहतर सौदा करते हैं। एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और आप थोड़ा ऊपर आइए। चलो ठीक मैं है। ज्यादा नहीं कहूँगा, $6,000 दीजिए और ये सारा सामान मैं आपकी कार में रख देता हूँ। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। तो डील पक्की। वाह, मेरा नाम तो शिकारी सैवेज होना चाहिए क्योंकि मैं व्हेल के शिकार का सामान बेचकर पैसे कमा रहा हूँ। चलो ठीक है, अपने पैसे भी ले ही लो। किम को उनका हिस्सा देने और बैकों का किराया और नक्शे की कीमत निकालने के बाद हमने न्यू बेडफोर्ड में $4,300 का सैवेज फैमिली प्रॉफिट कमाया। ये खुदाई बेहद कामयाब रही। ये तो मैं पहले भी बहुत बार सुन चुका हूँ। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरा नाम होना चाहिए शिकारी रिक।